है कि मुख्तार अंसारी जैसा व्यक्ति जिसके ऊपर खुद कई मुकदमे दर्ज हैं वो कानून व्यवस्था की समीक्षा की बैठक में भी बैठा रहता है। लेकिन उस वक्त तमाम ऐसी सरकारें रहीं जिस दौरान कभी मुख्तार अलग अलग पार्टियों से विधायक बनता रहा, कभी निर्दलीय, कभी उसने अपना पार्टी बना ली कौमी एकता दल, उससे भी वो विधायक बना। तो 5 बार का वो विधायक, 65 उसके ऊपर मुकदमे, 8 में उसको कन्विक्शन हो चुका है, 2 उम्र कैद की सजा उसके ऊपर है। तो एक जो पूरी शख्सियत है मुख्तार अंसारी की वो ऐसी है कि उस पर काफी चर्चा हो सकती है कि किस तरह से पूर्वांचल का एक इलाका था जहां पर अवधेश राय की हत्या कर दी जाती है। अवधेश राय की हत्या एक बहुत ही चर्चित मामला वहां का रहा है। और फिर रूंगटा जो एक लोहा व्यवसायी थे उनका अपहरण होता है, उनको धमकाने के मामले में भी इसको सजा हो चुकी है। और अभी हाल ही में जो सजा हुई है वो जो यहाँ तक कि डीएम और एसएसपी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर तमाम असलहों के लाइसेंस जारी करा लिए गए। आलोक रंजन जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं अखिलेश यादव की सरकार में, अभी राज्यसभा प्रत्याशी भी थे समाजवादी पार्टी से। आलोक रंजन उस वक्त डीएम हुआ करते थे और उनके ही फर्जी साइन से असलहों के लाइसेंस बन गए। वो खुद इस मामले में उन्होंने गवाही दी है और उसको मुख्तार अंसारी को सजा दिलवाने में आलोक रंजन की गवाही भी लगी हुई है। तो जब हम लोग बात करते हैं मुख्तार अंसारी की तो उसकी शख्सियत ऐसी है कि आप उस पर काफी देर तक चर्चा कर सकते हैं। और जब पूर्वांचल में भी जब रेलवे के चाहे ठेके हों, चाहे कोयले के ठेके हों, छोटे मोटे किसी भी तरह के ठेके हों, मछलियों का कारोबार हो, ऐसा कोई कारोबार नहीं था जिसमें मुख्तार अंसारी का दखल नहीं था। और दिन पर दिन मुख्तार अंसारी मजबूत होता चला जा रहा था। जब वो एक अपराध की दुनिया में मजबूत उसकी उपस्थिति दर्ज हो गई थी तब उसने एक सफेद पोश का चोला पहन लिया और 1996 में वो पहली बार विधायक बन गया। विधायक बनने के बाद भी जो एक सबसे बड़ा जो कांड याद किया जाता है वो कृष्णानंद राय की हत्या का था। जब कृष्णानंद राय ने इसके भाई अफजाल अंसारी को चुनाव में हरा दिया था, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे वो विधायक बन गए थे, तो कृष्णानंद राय की सरेशाम हत्या कर दी जाती है। ताबड़तोड़ ऑटोमेटिक वेपन से गोलियां बरसाई जाती हैं, करीब 400 राउंड गोलियां चलती हैं जिसमें कृष्णानंद राय की हत्या कर दी जाती है। जिसमें संजीव, जीवा, मुन्ना, बजरंगी, हनुमान पांडे इन सब का नाम आता है। और इसकी कॉन्स्पिरेसी जो थी वो पूरी मुख्तार अंसारी के सर पर आती है और ये बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी इस पूरे हत्याकांड में शामिल था। एक ऑडियो भी वायरल होता है, आज भी वो ऑडियो वायरल हो रहा है जो माफिया उस वक्त के अभय सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच की टॉक है कि किस तरह से मुन्ना बजरंगी ने तमाम कई राउंड गोलियां चलाई हैं जिसमें कृष्णानंद राय मारा गया है, चुटिया काट ली गई, इस तरह के शब्दों का भी उसमें इस्तेमाल किया गया है। तो मुख्तार अंसारी के बारे में जब बात करते हैं तो एक बार राजधानी लखनऊ के कैंट इलाके में भी जब कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी का गैंग आमने सामने आ जाता है और दोनों पक्षों के बीच में कई राउंड फायरिंग होती है, हालांकि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ था। तो वो एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में माफियाओं का नाम हुआ करता था। सरकार में, सत्ता में उनका। ऋषभ, आपको मेरी आवाज आ रही है? उस वक्त से जी अनुपम। ऋषभ, मेरा सवाल ये है कि जो काफिला चल रहा है, कितनी गाड़ियां इस काफिले में हैं और परिवार के लोगों की गाड़ी भी क्या इस काफिले में साथ चल रही है? कौन कौन परिवार के लोग मौजूद हैं? देखिए करीब 15-16 गाड़ियां इस काफिले में चल रही हैं और इसमें जो उनका बेटा है उमर अंसारी, वो उसकी गाड़ी भी आगे पीछे देखी जा रही है। हालांकि सुबह से ही इस बात की चर्चा चल रही थी कि उमर की इसमें नाइत्तफाकी है। उमर इस बात से बिल्कुल तैयार नहीं था कि यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। उसने एक अर्जी भी दी थी कि एम्स में ये पोस्टमार्टम करवाया जाए, उनको यहाँ के डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं है। हालांकि उमर अंसारी की उस अर्जी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो हमारी प्रशासन के भी अफसरों से बात हुई उनका भी ये कहना था कि बांदा मेडिकल कॉलेज में सभी यहाँ पर संसाधन मौजूद हैं, बेहतर तरीके से सारी SOP, सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए यहाँ पर मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करवाया जा सकता है। लिहाजा यहाँ पर जो SOP होती है उसके मुताबिक 5 डॉक्टर्स के पैनल ने मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया है। इस पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई है और ये बात देर शाम तक भी, दोपहर तक चलती रही कि उमर अंसारी नाखुश हैं और वो
मुख्तार अंसारी का शव रिसीव करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरह की भी चर्चा चल रही थी। लेकिन आखिरकार प्रशासन ने उनको कहीं ना कहीं से बातचीत करके संतुष्ट किया, इस बात का भरोसा दिलाया कि जो भी काम हो रहा है वो बिल्कुल एक कानून के मुताबिक हो रहा है, एसओपी के मुताबिक हो रहा है। और इस मामले में मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं भी किसी भी गड़बड़ी की संभावना इसमें नहीं रह जाती है। अब बात कर लेते हैं कि चूंकि एक पॉलिटिकल शख्सियत मुख्तार अंसारी थे, लिहाजा तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके भी अपने अपने रिएक्शंस आ रहे हैं। और कमोबेश देखें तो सबकी मांग यही है कि इसकी एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए और परिवार के जो आरोप हैं कम से कम उन आरोपों पर सफाई आनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए जो भी घटनाक्रम हुआ है। अनुपम। बिल्कुल ऋषभ, दो तीन बातों को अगर समझा जाए तो जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और जिस तरीके से हमने देखा, बांदा अस्पताल लाया गया था 2 दिन पहले भी, तब तबीयत खराब हुई थी और उसके बाद कल तबीयत खराब हुई, जिसके बाद फिर अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पर कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। क्या शुरुआती तौर पर आप वहाँ पर पहुँचे थे, डॉक्टरों ने क्या दिक्कत बताई थी? जब पहली बार अस्पताल गए थे तो क्या दिक्कत थी, दूसरी बार क्या दिक्कत हुई थी और क्या पहले से ही स्वास्थ्य खराब चल रहा था? देखिए 26 तारीख की सुबह की बात कर ले तो करीब 3-4 बजे के बीच में मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था। तब उन्होंने एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द की शिकायत की थी। ये बात भी सामने आई थी कि उनको 4-5 दिन से मोशन नहीं हो रहा था, पेट में उनको दर्द हो रहा था, भारीपन महसूस हो रहा था, लिहाजा उनको यहाँ पर भर्ती कराया गया था। करीब 14 घंटे तक उनका यहाँ पर उसको ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, फिर उसके बाद इनको ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया और उसके बाद जो तमाम टेस्ट होते हैं उसमें इनका एक्सरे भी किया गया, क्योंकि ये बात भी सामने आई थी कि वो वॉशरूम में फिसल के गिर गए हैं। लेकिन तमाम जो टेस्ट हुए थे, जो एक्सरे हुए, किसी भी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं निकला जिससे मुख्तार अंसारी जो बात कह रहे थे कि उनकी तबीयत जो भी नासाज थी, उस तरह की किसी भी चीज की पुष्टि नहीं हो पाई उन सारे टेस्ट में। हालांकि उससे पहले 19 मार्च को भी उन्होंने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देकर ये बात कही थी कि उनको मारने की साजिश रची जा रही है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। तो अब उसके बाद भी सीएमओ बांदा की ओर से एक पैनल बनाया गया था, उस पैनल ने तमाम जांच की, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में मुख्तार की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे थे उसकी पुष्टि नहीं हुई। हालांकि ये बात जरूर सामने आई कि बढ़ती उम्र के साथ जो दिक्कतें आती हैं वो मुख्तार अंसारी के अंदर देखने को मिली थी। अर्थराइटिस की शिकायत थी, कुछ और दिक्कतें भी मिली थी, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी नहीं थी जो लाइफ थ्रेटनिंग हो, जिससे किसी की जान को कोई खतरा हो। और 2 दिन ही बीतते हैं कि अचानक 28 की शाम को ये जानकारी मिलती है कि जब पैरामेडिकल स्टाफ जब जेल में उनकी रूटीन चेकअप कर रहा था, उस दौरान वो मुख्तार अंसारी बेहोश हो गए। जेल के डॉक्टर भी पहुंचते हैं और उनको उसी बेहोशी की हालत में बांदा मेडिकल कॉलेज लाया जाता है और यहाँ पर आईसीयू में रखा जाता है। फिर आईसीयू से निकालकर सीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट में भी उनको ट्रांसफर किया जाता है और वहां पर जो डॉक्टर्स की तमाम टीम थी, वो जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल था वो उनको दिया जाता है। लेकिन कुछ देर के इलाज के बाद ही ये बात तय हो जाती है कि डॉक्टर्स की टीम मुख्तार अंसारी को बचाने में कामयाब नहीं हुई और ऑफिशियली ये बात कही जाती है बांदा मेडिकल कॉलेज की ओर से कि कार्डियक अरेस्ट के चलते मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। तो अब जो पहले भी कुछ दिक्कतें बताई गई थी, जो उन्होंने स्लो पॉइजन देने की बात कही थी, अब ये तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो बेहतर बता पाएंगे कि क्या किसी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है तो उससे कार्डियक अरेस्ट होने की कितनी संभावना रहती है, क्या इस तरह का भी कोई जहर होता है, या अब तो पोस्टमार्टम हो चुका है, कुछ ही घंटों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी मिला है जो किसी भी तरह से इशारा करता हो कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया जा रहा था। तो इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। एक बात साफ हो जाती है कि हाँ, कार्डियक अरेस्ट मतलब हृदय गति जो रुकने की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई, ये तो खुद बांदा का जेल प्रशासन, जिला माफ कीजिएगा, मेडिकल कॉलेज का प्रशासन कह चुका है। अब
अब तमाम और जो चीजें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो पाएंगी कि आखिरकार मृत्यु की वजह क्या थी, और तमाम फाइंडिंग्स हैं, और तमाम आगे की जांच के लिए जो विसरा बोलते हैं, जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, उस विसरा को प्रिजर्व किया जाएगा, फिर विसरा की आगे की जांच होगी, तब तमाम और चीजें साफ हो सकती हैं। जो एसओपी होती है पोस्टमार्टम की, उसको पूरी तरह से फॉलो करवाया गया। ऐसा अफसरों का कहना है कि 5 डॉक्टर्स का जो पैनल है उसने पोस्टमार्टम किया है। हमने इसकी पूरी वीडियोग्राफी बिल्कुल ऋषभ, रोकेंगे आपको इस वक्त बातचीत करने के लिए। अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये काफिला कहां तक पहुंचा है और क्या जानकारी इस वक्त, क्या अपडेट आपके पास? अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमित से संपर्क नहीं हो पा रहा। ऋषभ लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। ऋषभ, जैसा कि आप बता रहे थे, अब सवाल यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी और कब तक चीजें साफ हो जाएंगी? काफिला देखिए भैया, देख लो काफिला। क्यों अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अनुपम, सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए। अमित जी, कहां तक ये काफिला पहुंचा है अभी, और क्या माना जाए कितना वक्त लगेगा, कितनी देर में गाजीपुर पहुंचेंगे, और कौन सा ये मार्ग है, रूट है? जरा विस्तार से आप चीजों को बताइए। चाहूंगा इस वक्त न्यूज 18 के मुझसे काफिले हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं, क्योंकि टोटल इसमें 19 गाड़ियां हैं। जो 19 में 14 गाड़ियां वो हैं जो उसमें 5 इनके परिवार की हैं, 2 एम्बुलेंस हैं, 2 वज्र वाहन हैं, और इसके अलावा टेल है, और आगे एक सीओ की गाड़ी चल रही है। और हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे काफिला पहुंच चुका है, और बुंदेलखंड एक्सप्रेस से स्पीड पकड़ा है। लगभग 38 किलोमीटर्स का जो माइलस्टोन हम लोग कवर कर चुके हैं। और इसके बाद जो फर्स्ट स्टॉप आएगा, या फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कहा जाए, तो वो आएगा चित्रकूट, क्योंकि बांदा के रेंज में भी पूरा चल रहे हैं। और बांदा जैसे ही वाइंड अप होगा तो उसके बाद आप देख सकते हैं सामने एक डाइवर्जन भी दिख रहा है, और उसके बाद हम लोग और आने चित्रकूट, और चित्रकूट के बाद ये पूरा कोखराज होते हुए आगे जाएगा, और बनारस के रूट पर, बनारस से हाईवे से लेफ्ट हैंड टर्न करते हुए टुवर्ड्स गाजीपुर पहुंचेगा। यानी कहीं ना कहीं अभी 400 के किलोमीटर के आसपास, 388 किलोमीटर के आसपास जितना हमारे पास रिकॉर्ड में अभी हम लोग को लगेगा, और मान के चलिए कि 7 घंटे का समय अभी इसमें और लगेगा। और जिसको लेकर अगर सुरक्षा की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि अब जो पुलिस के कर्मी जिनकी व्हीकल्स हैं, इसमें इन सब के बीच एक लखनऊ की गाड़ी है जिसमें फोर्ड लिखा हुआ है, उसमें 2 महिलाएं बैठी हैं और एक पुरुष बैठा है, उन्हीं की फैमिली से रिलेटेड है। उसके आगे एक ब्लैक रंग की फॉर्च्यूनर चल रही है, उसमें उनका बेटा और उनके 2 नेफ्यू चल रहे हैं, और उनके फैमिली का एक मेंबर है। यानी कुल मिला के 3 इनकी वो गाड़ी है, जैसे कि हमने बताया, जिसमें एक में लखनऊ का नंबर है, एक में है, और इसके अलावा एक यूपी 65 करके बनारस की गाड़ी इसमें इस पूरे काफिले में साथ चल रही है। और एक गाड़ी जो शव वाहन की है वो रिजर्व चल रही है, जिसमें लोगों को एक इन केस ऑफ इमरजेंसी के तौर पर इसको रखा गया है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा इसको पैन करके दिखाइए। अब हम लोगों ने जो माइलस्टोन की बात की जाए, 46.2 का माइलस्टोन पूरा क्लियर कर लिया है। अगर 420 किलोमीटर की बात की जाए तो उसमें 46 किलोमीटर को डिडक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अब ये पूरा रास्ता अभी चित्रकूट तक कवर होगा, और उसके बाद चित्रकूट के बाद शहर के अंदर से होते हुए एक जो वाराणसी और इलाहाबाद का जो हाईवे है उस पे एंटर करेंगे, कहीं भदोही होते हुए वो पूरा काफिला आगे बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए भी कम से कम अभी 2.5 से 3 घंटा उस पैसेज पे आने के लिए भी चाहिए। और अब से कुछ देर बाद एक टॉल आ रहा है, उस टॉल को भी क्रॉस करेंगे। आप देख सकते हैं बबेरू का 1 किलोमीटर का भी, यानी बांदा की प्रेमिसेस में भी है, और चित्रकूट और प्रयागराज के रूट के लिए जा रहा है, क्योंकि चित्रकूट उसके बाद प्रयागराज का आउटर स्केच से हंडिया होते हुए ये पूरा काफिला निकलेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह से ही जिस प्रकार से ये पोस्टमार्टम को लेकर चल रहा था कि पहले 7:30 बजे का टाइम दिया गया, फिर 9 बजे का टाइम दिया गया, फिर 11 बजे हुआ, फिर फैमिली के मेंबर्स ने कहा कि हम डॉक्टर्स के पैनल को चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद भी हर मांगे मानी गई, और एसजीपीजीआई के 2 डॉक्टर्स आए, एक कार्डियो से रिलेटेड डॉक्टर था, एक सर्जन था, वो 2 डॉक्टर्स आए। इसके अलावा 3 बांदा के बुलाया गया। इसके बाद 1:30 बजे के आसपास नमाज पढ़ने उमर उनका बेटा चला गया, उसके बाद फिर आए, यानी लगभग 5 बजे के आसपास बॉडी उनको हैंडओवर हुई है। और उसके बाद से आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन उपेंद्र से कहूंगा कि कैमरा पैन करके इस पूरे फ्लीट में दिखाएं। सबसे आगे जो, फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी हमारा न्यूज 18 का चैनल खोला हो या इसको अभी देख रहे हो, तो ये
5 बजे के आसपास वहां से काफिला बांदा के उस हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी से निकला और उसके बाद ये पूरा स्पीड बनाए हुए 100 की स्पीड से लगभग सारी गाड़ियां चल रही हैं। और जैसे कि मैंने पूर्व बताया, इनकी फैमिली की अपनी व्हीकल्स हैं और इसके अलावा कुछ वो व्हीकल्स हैं जो इनके रिलेटिव से रिलेटेड है। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि बबेरू का कट भी इसने क्रॉस कर दिया है और हमारी न्यूज 18 की टीम भी इसी के साथ पूरे इसी काफिले में बनी हुई है। सबसे आगे एक डिप्टी एसपी है, उससे आगे जो निर्देश दिए गए थे डीजीपी के यहां से कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो, किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रैक्ट ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसीलिए जो थाने इस रूट पे, इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में जो थाने पड़ रहे हैं, इसमें टोटल 27 पुलिस स्टेशन पड़ेंगे और 7 आईसीओपीज पड़ेंगी। इनको क्रॉस करना है और हर थाने से, जो थाने का सेक्टर है, उस थाने की एक जीप आगे लगी है, वो अपने बॉर्डर से बॉर्डर इसको क्लियर आउट कर रही है। सीओ भी बॉर्डर टू बॉर्डर क्लियर कर रहे हैं और ये काफिला बढ़ता चला जा रहा है। जी अनुपम। अमित, बिल्कुल विस्तार से आप जानकारी दे रहे हैं, बहुत ही जानकारियां आपके पास हैं इस पूरे मसले में। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि 7 घंटे का भी वक्त आप बता रहे हैं कि और लगेगा। ऐसे में लगभग 2 या 3 बजे के आसपास की ये काफिला गाजीपुर पहुंचेगा। मुख्तार का शव देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जिस स्पीड से गाड़ियां इस वक्त चल रही हैं, क्योंकि टोटल जो स्ट्रेच है वो इतना ज्यादा नहीं है, टोटल स्ट्रेच इतना नहीं है। अब लगभग 370 किलोमीटर के आसपास, अगर 100 की रफ्तार सिस्टम, हमारी भी गाड़ी 90 और 100 के बीच में चल रही है। आप देख सकते हैं 80 को ये भी क्रॉस कर दिया और आगे 80-85 की स्पीड में सारी व्हीकल्स चल रही है। क्योंकि जब स्टार्टिंग हुआ था तो 100 की स्पीड से स्टार्ट किया गया था और इस पुल पर क्योंकि अब लाइन से गाड़ियां हैं और जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस है, इसका जो मेन कवरिंग एरिया है अभी 46 किलोमीटर का और है। एक बार वो क्लियर हो जाए और उसके बाद 18 किलोमीटर का और एक आउटर स्केच है, यानी 46 और 18 अभी और पेंडेंसी है। इस पे जितना कवर कर सकें, ऐसा माना जा रहा है कि 6 बजे के आसपास ये एक्सप्रेस हाईवे का पैसेज 6-6:15 तक क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद चित्रकूट से होते हुए आउटर सेगमेंट जो है उसको अप्रोच करना है हंडिया तक और उसके बाद पूरा होते हुए रास्ता ये आगे तक चला जाएगा। लेकिन अब जो माइलेज इस पे कवर हो सकती है, हो सकता है शहर के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। और रात में 8-8:30 के बाद फिर एक बार जब एक्सप्रेस पे 7-7:30-8 बजे के बाद होगा तो उसमें माइलेज अच्छा निकल सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा माना जा रहा है, जो हमारी घड़ी दिखा रही है, लगभग 12 से 12:15 के आसपास तक ये गाजी और उसके बाद मोहम्मदाबाद। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी, एक अहम चीज मैं आपको बताना चाहूंगा अनुपम, जब बॉडी को हैंडओवर किया जा रहा था तो कुछ बात हो रही थी उनसे और जो वहां के प्रशासनिक अधिकारी से हमारे सोर्सेज की बात हुई थी कि अब ये बॉडी को लेकर सीधे इन्हें सुपुर्द के खाक के लिए लिया जाएगा। क्योंकि जैसे कि ये पहले का बताया जा रहा था कि उसके बेटा जो इस टाइम कासगंज जेल में बंद है, उसकी जमानत होगी और उसको पेरोल पे आना पड़ेगा या उसको परमिशन 18 घंटे या 16 घंटे की, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसे में अब क्योंकि उनके एक बेटा, उनके बहू इस तक गाड़ी में है और सीधे घर जाएंगे और क्योंकि अधिकतर लोग घर के इनके एब्सकॉन्ड चल रहे हैं और ऐसे में कुछ इनामियां हैं वो नहीं है और कुछ लोग वो हैं जो आरोपी हैं वो भी फ्रंट पे नहीं है। तो ऐसे में उन्हीं के अपने रिलेटिव्स ने, नेफ्यूज ने और जो उनके भाई हैं, नेता हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हमें भीड़वाड़ी को, और रमजान का मुबारक है महीना चल रहा है अभी, शाम को लोग रोजा खोलेंगे, उसके बाद कुछ लोग नमाज अदा करते हैं। क्योंकि ये रमजान के इस पूरे महीने में कुछ लोग तरावी पढ़ते हैं, कुछ की तरावी छुट्टी होती है, तो अधिकतर लोग गैदरिंग नहीं होती है क्योंकि सब इबादत करते हैं और अपने अपने मस्जिदों में या अपने अपने घरों में जाके इबादत करते हैं। ऐसे में ये प्रयास उनसे किया जा रहा था, उनको समझाने का प्रयास किया गया कि बॉडी को एक तो लेट हो चुका और कोई ऐसी व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा रिलेटिव नहीं जिसका उनको वेट करना हो। और ऐसे तो यूं तो ईशा की नमाज के बाद की बात हो रही थी कि ईशा की नमाज के बाद इनको दिया जाएगा और इनको सुपुर्द के खाक किया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि टाइम थोड़ा एक्सटेंड आउट हो चुका है, टाइम थोड़ा हो गया, तो ऐसा माना जा रहा है कि 12 और 12:30 के बीच ये गांव पहुंचाएगा और 5 से 7 मिनट रुकने के बाद सीधे इन्हें वहां लिया जाएगा जहां सुपुर्द के खाक किया जाएगा। क्योंकि सारा जो कब्र को खोदने का और सारा काम ऑलरेडी 2:30 से 3 बजे के बीच में हो चुका है और वहां बस उनको भी इंतजार है कि ये आए और इनको इनके इस शव को सुपुर्द के खाक किया जाए। जी अमित, लेकिन आप कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक लंबा आपका अनुभव है और इससे पहले भी आपने कई इस तरह की घटनाओं को, बड़े बड़े इंसिडेंट्स को आपने कवर किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी, जो दहशत, जो पूर्वांचल में एक
आतंक था। और आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई सालों पहले पूर्वांचल में जब गाड़ियों का काफिला निकलता था तो लोग थर थर कांपते थे। आज जब उसकी अंतिम यात्रा है और उसके शव को लेकर के गाड़ियों का काफिला निकल रहा है तो एक काफिला वो था और एक काफिला ये।